दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के सैन्य प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल शरद सरन जी। ये डिजिटल युग है। ट्विटर पे अगर कोई पत्रकार सरकार से सवाल पूछ देता है, सरकार को नागवार गुजरता है, किसी अधिकारी को नागवार गुजरता है तो उस पर एफआईआर हो जाती है। विपक्ष का कुछ नेता कुछ बोल देता किसी भाषण में तो एफआईआर हो जाती है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां राम राज्य है। कुछ भक्तों का मानना है कि योगी जी हैं, यहाँ पे राम राज्य चल रहा है। और इसी राम राज्य में मुजफ्फरनगर का एक छात्र है उपदेश राणा, जिसके पास पैसे नहीं थे कि वो थर्ड सेमेस्टर की फीस जमा कर पाए। फीस कितनी थी? 7,000 रुपए। वो गया, प्रिंसिपल से बोला कि मुझे एग्जाम फॉर्म दे दिया जाए। उन्होंने देने से मना कर दिया। अब बोला हम पैसे नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हो, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोली। छात्र को अपमानित भी किया गया। छात्र ने यह बात आकर एक लोकल चैनल से बताई 2 दिन पहले, और ये वीडियो भी चला है 2 दिन पहले। 2 दिन तक न मुजफ्फरनगर के किसी जिम्मेदार अधिकारी के कान में ये बात आई, न विधायक की बात आई। वो लड़का इतना हताश हो गया कि आज उसने कॉलेज कैंपस के अंदर खुद पर पेट्रोल डालकर अपने आप को खत्म करने का प्रयास किया, माचिस की तीली जलाकर। ये कौन सा उत्तर प्रदेश है? ये किस राम राज्य में हम जी रहे हैं? वो वीडियो हम दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट का मामला है। एक लोकल टीवी चैनल पे परसों अपलोड हुआ है। ये 2 दिन हो गया। ये सवाल समाज के ऊपर भी है। और हमारे मुख्यमंत्री जी जाकर अपना महिमा मंडन कर रहे हैं बिहार में, और जनता को बता रहे हैं कि उनका जब बुलडोजर चलता है तो अपराधियों की हड्डी पसली टूट जाती है। शरद जी, जब से मैंने ये खबर पढ़ी, फिर पता चला लड़के ने आज अपने आप को खुद को खत्म करने के लिए उसने आग लगा ली। आज अभी तक की जो अपडेट है वो 70% वो जल चुका है। उसको इलाज के लिए मेरठ भेज दिया गया है। लेकिन जब ये पता चला कि वो 2 दिन पहले ही उसने इस बात को एक लोकल चैनल से कहा था, तब तो पता लग रहा कि कितना संवेदनहीन प्रशासन है। सर, आप आवाज जी सुन पा रहे हैं मेरी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया पाठक जी। क्या बताएं, मुद्दा इतना बड़ा है और इतना ज्यादा विषम है और बहुत प्रिय है। प्रिय तो क्या कहें, हम लोगों के दिल के बहुत नजदीक है। कैसे मैं उस पे थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में चला जाता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सोच में चला गया कि कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। पाठक जी, मेरे फादर ने 71 में एंटोमोलॉजी से एमएससी की थी। एंटोमोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है। और मैं, हमारी आपकी जो उम्र है उसे मैं, एक आवाज एको कर रही है, शायद 1 सेकंड बस दीजिएगा प्लीज। जी, अभी ठीक है। हम और आप समझते हैं कि 70 के दशक में कितने लोग, और मैं एक छोटे से क्षेत्र से आता हूं, मैं कोई उत्तर प्रदेश की राजधानी में पैदा नहीं हुआ। 70 के दशक में पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे घरों में होते ही नहीं थे। 150 किलोमीटर तक किसी घर में नहीं होता था। और कम से कम मैं पिछड़े समाज से आता हूं, तो हाँ, मैं जो भी मैंने पिछड़ा बोला, मैं जाति को इसमें लेके आऊंगा। और मैं बिल्कुल लेके आऊंगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ये अपने घर में देखा है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इससे भी कुछ लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन बात समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कि 70 के दशक में एक किसी परिवार का एक बेटा
वो एमएससी करता है साइंस में, उसके बाद आगे रिसर्च के लिए जाना पा चाहता है, उसके पास कोई एवेन्यू नहीं है, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है और घर परिवार में जिस तरीके की जीवन संस्कृति है, हर व्यक्ति चाहता है कि लड़का उम्रदराज हो गया, जितना पढ़ना-लिखना हो पढ़ लिख लिया, अब घर आए खेती-किसानी में सहयोग करे। और जबकि मैं आज बता रहा हूँ ये जाति मैंने क्यों जोड़ी है, मैं आज आपको बताता हूँ। आज एक ठेला लगाने वाला कोई व्यक्ति है, जो 10-5 हज़ार रुपए महीने में जोड़ता है, लेकिन अगर सही जाति में पैदा हुआ है, तो मेरा दावा है कि अगर वो मोबाइल पे अपने किसी की मदद करना चाहे, तो 15 मिनट में सचिवालय, मंत्रालय, चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर या डीजी के दफ्तर में कोई न कोई अपना परिचित और रिश्तेदार 15 मिनट मात्र के एफर्ट पे मोबाइल पे ढूँढ सकता है। यह तंत्र है इस समाज का। अब आप मुझे बताइए कि जो ठेले पे खड़ा हुआ है और अगर वो 15 मिनट में सरकार के केंद्र में किसी रिश्तेदार, किसी मित्र तक पहुँच सकता है, तो स्वाभाविक है अपने बाल-बच्चों की शिक्षा के प्रति उसमें जागृति अधिक होगी। हमारे परिवार के आस-पास में भी उस समय कोई इस तरह का व्यक्ति नहीं था, जो मेरे फ़ादर को उस समय आगे की चीज़ों के लिए गाइड कर सके और बहुत सारे एवेन्यूज़ जिनके बारे में वो नहीं जानते हैं, अगर हम लोग अगर उस तरह के समाज से आए होते, जहाँ सभी लोग तंत्र में होते, तो शायद वो कहीं बेहतर व्यवस्था में होते। मैं ये एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ और मेरे फ़ादर ने कभी इसका एक्सक्यूज़ नहीं दिया है। लेकिन जो हम लोग डिस्कशंस करते थे, रात के खाने पे बैठ के, जो हमारे संस्कारों की एक व्यवस्था मेरे परिवार ने बनाई थी, कि रात में हम सभी सामयिक विषयों पे चर्चा करते थे। जब हम बच्चे थे तब से वो कर रहे थे। तो मैं उससे ये समझ पाया हूँ कि कौन कहाँ किस समाज की स्थिति से आता है, इसकी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक पढ़े-लिखे का बच्चा अगर वो पूरी फीस दे के पढ़ रहा है और एक गरीब का दूर-दराज के पिछड़े क्षेत्र का बच्चा पूरी फीस दे के पढ़ रहा है, फिर भी उन दोनों के बच्चों के भविष्य पे निश्चित ही इसका अंतर पड़ेगा। ये तो मैंने एक विषय बताया, अब दूसरा विषय, जो दबा-कुचला समाज है ना पाठक जी, जो मज़दूर है, जो सुबह मज़दूरी करने जाता है और शाम को नकद में पैसा लेके आता है, तब खाना बनता है, उस स्तर के परिवार के अंदर भी आज समाज में ये जागृति है कि इस परिवार की अगर दरिद्रता दूर हो सकती है, तो उसका एकमात्र रास्ता है शिक्षा। अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा ले गया, तो शायद हमारे परिवार में कुछ परिवर्तन आएगा, नहीं तो मैं मज़दूरी कर रहा हूँ, मेरा बच्चा भी मज़दूरी करेगा, ये मज़दूर भी आज जानता है देश का। अब आप मुझे ये बताइए, जब जनमानस इतना जागृत है, तो उसी जनमानस के साथ सरकारें क्या कर रही हैं? वो फ़र्क अब देख लीजिए। मैं समाजवादी पार्टी का हूँ और मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी का आज कार्यकर्ता बना हूँ फौज को छोड़ने के बाद। हमारे जो नेता थे, नेताजी मुलायम सिंह यादव, ग्रामीण संस्कृति से गाँव देहात से आते थे, एक साइकिल से स्कूल जाते थे, पढ़ाने के लिए, पढ़ने तो वो पैदल जाते थे, साइकिल के पैसे भी नहीं थे। लेकिन क्योंकि वो उस संस्कृति से आते थे, उन्होंने 3 चीज़ों पे बहुत जोर दिया पाठक जी, मैं स्कूल में बच्चा था, हमारे घरों में बातें होती थी, जो सुनता था, उसके आधार पे बता रहा हूँ। पहली बात, किसान बहुत गरीब है, कमज़ोर है। किसान को हर तरफ से सहयोग चाहिए, तब 365 दिन ज़िंदा रहेगा। उसको बाल-बच्चों को पढ़ाने-लिखाने का तो भूल जाइए। इसलिए किसानों के लिए फ्री बिजली, उसको चुंगी समाप्त करना, मंडी में उसकी मदद करना, फसल का सही रेट मिल सके इसके लिए मदद करना, उसको बिजली, पानी की व्यवस्था, कीटनाशक की व्यवस्था, बीज की व्यवस्था, फसल शरद खरीदने की जी, व्यवस्था। शरद जी मेरा लेकिन लंबा हो रहा है, सवाल, मुझे 2 मिनट और दीजिए। लंबा हो रहा है, मैं मानता हूँ, 2 मिनट और दीजिए। उन्होंने व्यवस्था की, उसके बाद जो 2 सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों पे वो जोर देते हैं, जानते हैं पाठक जी क्या थी? पहली शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। गरीब आदमी ज़िंदा तब बचेगा जब स्वास्थ्य सस्ता होगा और गरीब का बच्चा अपना परिवार का भविष्य तब बदल पाएगा जब शिक्षा सस्ती हो। इसलिए लेकिन वर्तमान व्यवस्था में मेरा ये दावा है और मैं ठोक के कह रहा हूँ कि शिक्षा को जानबूझ के लगातार महँगा किया जा रहा है ताकि समाज विशेष के लोगों से, दबे-कुचले लोगों को शिक्षा से दूर किया जा सके। और ये जो घटना हुई है, पाठक जी, ये घटनाएँ निरंतर हो रही है, इसी बात की परिणति है कि गरीब बच्चा सपना तो देखता है कि मैं अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा दे सकूँ, लेकिन फीस नहीं भर पा रहा है। सरकारी स्कूल में मुझे याद है पाठक जी, मैं लखनऊ से मैंने कॉलेज किया है। मेरे पिता ने इतनी हिम्मत की घर से दूर भेजा। 400-500 रुपए 1 साल की फीस थी पाठक जी, 500 रुपए। और सुनने में आज की जनरेशन को जो अभी वीडियो आपका देखेंगे, उनको अजीब सा लगेगा कि 500 रुपए। लेकिन सच्चाई ये है कि उस 500 रुपए में लोग एप्लीकेशन लेके घूमते थे
कि 25% या 50% की रियायत मिल गई। 500 रुपए में ये हालत थी। आज आपने अभी बताया उस बच्चे के 1 सेमेस्टर की फीस 10,000 है और वो क्या कर रहा था? इंजीनियरिंग नहीं कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रहा था, मेडिकल साइंस का कोर्स नहीं कर रहा था, नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहा है जिसकी सेमेस्टर की फीस 10,000 रुपए है। यानी जिसकी फीस हम 500 देने में दिक्कत महसूस करते थे, आज आप अपेक्षा करते हैं कि बच्चा 20,000 रुपए साल उस ग्रेजुएशन की फीस भरे। और आप जानते हैं कि तब के ग्रेजुएशन और अब के ग्रेजुएशन में फ़र्क है। आजकल तो ग्रेजुएट लड़के को बेचारे को कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ़ इस अधिकार के लिए वो फ़ॉर्म भर सकता है। अब वो क्वालीफाइंग पैरामीटर पार कर चुका है सरकारी नौकरी का, बस ये मिलता है। आज घर-घर में बच्चे इंजीनियरिंग करने जाते हैं, उसके माँ-बाप शायद उसको नहीं भेज पाए होंगे, इसलिए बेचारा ग्रेजुएशन कर रहा था और उसके सेमेस्टर की फीस नहीं भर पा रहा है, तो क्या आप समझते हैं वो इकलौता बच्चा है? इस समाज का एक बहुत बड़ा तबका इतना दरिद्र है पाठक जी, जो इस दौर में बढ़ी हुई फीस नहीं दे पा रहा है। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा पिछले 10 साल में मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और नॉर्मल ग्रेजुएशन कॉलेजेस, आईटीआई कोर्सेज़ और इस तरीके के जितने भी पॉलिटेक्निक, जीएनएम, एएनएम जो भी कोर्सेज़ हैं, 10, 20, 30 गुना तक फीस बढ़ी है 10 साल में। आमदनी कितनी बढ़ी है? आमदनी बताइए? मुझे याद है नहीं 10 नहीं साल पहले नहीं तक नहीं जब नहीं, मैं सर्विस में था। आमदनी तो कुछ लोगों की बढ़ी है, बहुत से लोगों की तो नौकरियां चली गई है। कोरोना के बाद तो लोगों की आमदनी कम हो गई है, प्राइवेट सेक्टर में लोगों की नौकरियां गई और बाजार का जो जीएसटी नोटबंदी उसके बाद कोरोना की मार की वजह से मार्केट की सिचुएशन भी अच्छी नहीं है। और ये जो उपदेश राणा नाम के लड़के का जिसका नाम आ रहा है, जिसने खुद को आग लगा ली, उसके उनके पास कुछ बीघा जमीन थी और जिसमें वो लोग खेती करते थे, गन्ना किसान, गन्ने वगैरह खेती करते थे। और आप जानते हैं गन्ना किसानों का कई 100 करोड़ रुपया, कई हजार करोड़ रुपया चीनी मिलों पे बाकी रहता है, साल साल बार बार पेमेंट आती है। और अभी एक बहराइच की एक गन्ना मिल का मामला सामने आया है कि 1 साल से बाकी है किसानों का 114 करोड़ रुपया और वो बंदा जो है कंपनी को दिवालिया घोषित करना चाहता है। तो ये जो बात इसकी नहीं, बात ये है कि भाई आप मुख्यमंत्री जी लगातार इस प्रदेश में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रचार में 2000 करोड़ रुपए खर्चा होता है। आप सोचिए, प्रचार में 2000 करोड़ रुपए खर्चा होता है, फिर आप गरीब बच्चा जो है उसको मुफ्त में शिक्षा क्यों नहीं देते हैं? और टीचर का ये कहना कि अगर पैसे नहीं है तो क्यों पढ़ने आए हो? हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है। और कह रहा है अगर किसी लड़के ने अपनी जान लेने की कोशिश की उसके लिए मैं क्या करूं? ये उसने दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने उनसे फोन पर पूछा कि सर आपने, उस बच्चे ने फीस नहीं जमा की, आपने उसको फॉर्म नहीं दिया, उस बच्चे ने तो खुद को कसम करने की कोशिश की, क्या इसके लिए मैं क्या करूं? मतलब जो भास्कर में लिखा है इसका मतलब उनके अंदर अपराध बोध भी नहीं है। हुँ। इसमें ना पाठक जी 2-3 एंगल हैं। सबसे पहला एंगल, बस मैं शॉर्ट-शॉर्ट में बोलूँगा, 2-3 एंगल हैं। आपने गन्ने की खेती की बात की, मैं इसी पे ले आऊँगा, इसी में जोड़ूँगा। समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 की सरकार में 5 साल में गन्ने के रेट में ₹120 की वृद्धि हुई थी। मैं एक डिबेट में पूरा होमवर्क करके गया था, मुझे डेटा याद है इसलिए बता रहा हूँ। और वो ₹120 की वृद्धि से डेढ़ गुना, यानी सरकार आने के और जाने के बाद गन्ने का रेट डेढ़ गुना हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी ₹30 की बढ़ोतरी करके 370 से ₹400 रेट किया है और जानते हैं 9 साल में क्या बढ़ोतरी हुई है? ₹75। 9 साल की सरकार में ₹75 की बढ़ोतरी हुई है। अगर उसी पैरामीटर पे बढ़ोतरी होती तो 400 का रेट 2022 में होना था और हम 2027 की बात कर रहे हैं, चुनाव आने वाले। 13 बीघा उसके पास खेत है, उसके पिता के पास, गन्ना का किसान है, मैंने पूरा पढ़ा है। और आपको एक बात और बता दूँ पाठक जी, मैं भी किसान घर से आता हूँ। किसान के पास 12 महीने पैसा नहीं होता। वो गन्ने की फसल करेगा, मिल में भेजेगा और मिल से जब पैसा आएगा, तब के लिए वो कॉपी में हिसाब-किताब लिख के बैठा होगा कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चुकता करना है उस पैसे से। और जब वो पैसा आएगा तो 3-4 दिन के अंदर वो पैसा खत्म हो जाएगा। वो फर्टिलाइज़र वाले के पैसे देगा, पेस्टिसाइड वाले के पैसे देगा,
जिससे ठेके पे कटवाया, गन्ना लदवाया है, नहीं भिजवाया, उसके पैसे देगा। घर परिवार की कुछ ज़रूरतें बची होंगी और शायद उसी में से कुछ पैसा अपने बच्चे को देगा कि फीस भर दो जाके। लेकिन लेकिन गन्ना कटने का कौन इंतज़ार करेगा पाठक जी? किसके पास समय गन्ना कटने का इंतज़ार करने का किसान का? अगर सरकारी कॉलेज होता बीएससी करने के लिए तो उसको डीएवी में जाना क्यों पड़ता है? मेरा सवाल तो ये है, क्या सरकार एक गरीब आदमी को सरकारी खर्चे पे बीएससी, बीए, बीकॉम नहीं करा सकती? क्या ये सरकार इतनी गरीब है? नहीं नहीं, और मुझे फिर जहां तक जो कुछ चल मुझे रहा है तो वो आप लग रहा है देख कि रहे हैं। ये तो एडेड कॉलेज होगा सर, ये पूरी तरह से एडेड कॉलेज होगा जहां तक मैं समझ वो पा रहा हूं, मैं भी कंफर्म नहीं। डीएवी एडेड संस्था मैं जानता हूँ पाठक जी, डीएवी की संस्था के बारे में। मैं लेकिन ये कह रहा सवाल हूँ इसके 10,000 रुपए। नहीं, लेकिन नहीं, एक मैं सवाल आपकी तो, बात। जी, सर जी, जी, एक मिनट में प्लीज़। रोक रहा हूँ। सर 2 मिनट, 2 घंटे, 2 दिन पहले उसका वीडियो वायरल हुआ, उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी सर। न किसी सामाजिक कार्यकर्ता की, न किसी विधायक की, न अधिकारी की। पड़ी नज़र पाठक जी, हाँ, पड़ी। हाँ, जानते हैं किसकी पड़ी? हम्म, सबसे पहले तो उस प्रिंसिपल की पड़ी। उसने थाने में फ़ोन किया, एक एएसआई 2 हवलदार के साथ आया। अब आप कल्पना कीजिए क्या हुआ होगा, जो समाचार में मैंने देखा है। आप भी जानते हैं, आज की जो टीनेज की जो उम्र, आज की छोड़िए हमारे दौर का देख लीजिए। एक टीनेजर्स की थॉट प्रोसेस अलग होती है, इमैच्योर होते हैं, लेकिन सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान की फ़िक्र बच्चे को बहुत ज़्यादा होती है जो स्कूल में होती है। पुलिस वाले आकर के कॉलेज में बच्चे को पीट देते हैं। आप ये तो सोचिए अब नई उस बात बच्चे की ये तो अब नई बात आप बता उसकी रहे हैं। बच्चे की आप उस बच्चे की मानसिक स्थिति बताइए, जो मैंने न्यूज़ में देखा है, उसने ये लेटर में शायद इल्ज़ाम लगाया है कि प्रिंसिपल, एएसआई और वो दोनों पुलिस वाले ज़िम्मेवार हैं, इस बेइज़्ज़ती के लिए उसकी। तो वो कंपैशन कहाँ गया सरकार का? वो समाज का कंपैशन नहीं नहीं कहाँ सर, गया? सर अब मैं अगर बच्चा फीस नहीं जमा कर पा रहा है तो उसके लिए आप पुलिस बुला लेंगे सर? मैं भी तो वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ पाठक जी, ये तंत्र कहाँ जा रहा है? और ये एक घटना है पाठक जी, बहुत जगह ऐसा है। जब आप पूँजीवादी बन जाएँगे, जब आप कैपिटलिस्ट अप्रोच की बन जाएँगे, तो आपके लिए जीवन में सब कुछ पैसा ही होगा, सब कुछ पैसे से ही चलेगा। और जब आपको बोला जाता है कि अपने बच्चों को सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने भेजिए, तो आपका बच्चा उस समय लंदन में पढ़ रहा होता है, यूएस में पढ़ रहा होता है और 90% जनता आपकी बात से सहमत हो जाती है, तो करा लीजिए एडमिशन वहाँ, पढ़ा दीजिए। सरकार को ग्रांट दिला दीजिए वहाँ। उतनी फीस भरने की हैसियत है नहीं, तो उनकी व्यवस्था कर दीजिए ना। क्या आप एक बात बताइए पाठक जी, हमारे संविधान ने जो मौलिक जीने के अधिकार दिए हैं, उसके साथ-साथ सरकार को कुछ ज़िम्मेवारियाँ भी तो दी हैं। नहीं हमें नहीं सर, बोलने का आपने अधिकार दिया, हमें सुनने का मैं अधिकार दिया, हमें वोट देने का अधिकार दिया है। सरकार एक को मिनट सर, ज़िम्मेवारी दी है हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और जी, 1 मिनट रोकूंगा जरा, दर्शकों को बता दूं, आपने बहुत सही बात बोली, मैं अभी पढ़ रहा हूं कि एक प्रत्यक्षित, ये दैनिक भास्कर की खबर में दर्शकों को बता दूं, लिखा हुआ है, प्रत्यक्षदर्शी छात्र शोभन ने बताया कि गुरुवार को उज्जवल को बहुत पीटा गया था। पहले प्रिंसिपल ने 2 पुलिसकर्मियों के साथ उसकी पिटाई की, इसके बाद पीटीआई ने उसे कमरे में भी बंद करके मारा। पुलिस ने कहा था जो भी छात्र उज्जवल का समर्थन करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और शनिवार सुबह 11 बजे उसने कैंपस में टीचर के सामने खुद पर पेट्रोल डाला और माचिस हाथ में ले ली। किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, सब खड़े देखते रहे। टीचर के सामने उसने खुद को ही आग लगा ली और तड़पते हुए क्लासरूम की तरफ भागा। उसे जलता हुआ देखकर टीचर दूर भागे। हम छात्रों ने किसी तरह कमरे में घुसकर उसके ऊपर बैग और कपड़े डालकर आग बुझाने की कोशिश की। इस दौरान कोई भी टीचर मदद करने के लिए आगे नहीं आया। कॉलेज में कार खड़ी थी लेकिन उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया। करीब आधे घंटे तक वो तड़पता रहा, उसके बाद पुलिस पहुंची और एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया। ये छात्र का जो बयान है सर, ये तो रोंगटे खड़े करने वाला बयान है। इसको किस एंगल की तरफ ले जाऊँ? इसके कई एंगल है, एक एंगल पे मैं आपसे बात कर नहीं लेता नहीं, हूँ। एंगल नहीं सर, ये तो सवाल एंगल के नहीं, सवाल तो ये कि कितना संवेदनहीन हो गया है। मैं थोड़ा डिफर मतलब करता हूँ पाठक जी, मैं थोड़ा डिफर करता हूँ। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। आप सामाजिक दायित्व और संवेदना की बात कर रहे हैं। इसका दूसरा एंगल भी तो समझिए पाठक जी, आज की तारीख में किसी आम आदमी की हिम्मत है थाने में जाने की? आपका किसी से झगड़ा हो जाए, आप अपने पड़ोसी से बोल के देखिएगा कि मेरे साथ ज़रा थाने चल दीजिए।
आपको महसूस हो जाएगा आपके पड़ोसी कितने आपके शुभचिंतक हैं। आज की तारीख में पाठक जी सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, लोग वीडियो बना लेते हैं, लेकिन उसको उठा के अस्पताल नहीं लेके जाते, जानते हैं क्यों? ऐसा ना हो कि 20-25 साल तक फिर न्यायालय की शक्ल देखता रहे। ऐसा ना हो कि उसी पे इल्ज़ाम आ जाए कि उसी ने तो नहीं मार दिया। ऐसा ना हो उसी की गाड़ी में खून के धब्बे और उसके उँगली के निशान ना मिल जाए। तो ये तो न्याय व्यवस्था के जो हमारा कानून व्यवस्था है, उसके प्रति आम जन में जो विश्वास है उसकी बात है। अब आप ये बताइए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो मेरी सोच कहती है, कोई भी अध्यापक उसको छूने से, हाथ लगाने से डर सिर्फ़ इसलिए रहा होगा कि उसको बेचारे को कितना पैसा मिलता है, अपने बाल-बच्चे तो पाल रहा है। उसके बाद न्यायालय और जाना शुरू कर देगा, नहीं रोज़ नहीं थाने सर, ये बुलाना चाहेगा। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर एडेड कॉलेज मैं होगा नहीं तो कह रहा हूँ कि आप मुझसे नहीं सहमत हो। नहीं, मैं पाठक डिग्री जी, मैं कॉलेज आपको बीच में रोक रहा हूँ। मैं नहीं नहीं नहीं, कह रहा डिग्री हूँ कि आप कॉलेज मुझसे सहमत हो, लेकिन परिस्थिति यही है। आदमी किसी की समाज में मदद करने से भी डर रहा है, ये सोच रहा है कि कल को मैं फँसूँगा, मेरी मदद कौन करेगा? उस भय की बात कर रहा हूँ, आखिर लोग क्यों डर रहे हैं? तो फिर किस प्रशासन से, फिर, शासन से, पुलिस फिर व्यवस्था योगी से जी ये आम आदमी कौन सा, क्यों डर रहा है? फिर योगी जी किस राम राज्य का प्रचार कर रहे हैं? योगी जी के राम राज में पाठक जी शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है गरीब आदमी के लिए, आप इसको क्यों नहीं मानते? योगी जी के राम राज्य में इंडस्ट्रियलिस्ट है, पूंजीपति हैं। सारा समाज भामाशाहों के हाथ में दे दिया जाना चाहिए। आपको 5 किलो राशन दिया जा रहा है, आप खाइए और ऐश करिए। आप इतने बड़े-बड़े सपने क्यों देखते हैं? आपको किसने हक दिया है इन सपनों को देखने का? उनके राम-राज में आपको बोला जा रहा है कि अनाज दिया है, घर में खाइए। आप बाल-बच्चों को पढ़ाएँगे, वो हक-अधिकार पे सवाल उठाएँगे, शिक्षा पे पढ़-लिख करके अपने हक-अधिकार की आवाज़ ऊँची करेंगे, उनके पूरे तंत्र को हिला देंगे, अपने हिस्सेदारी माँगना शुरू कर देंगे, सरकारी नौकरियाँ माँगना शुरू कर देंगे। कहाँ-कहाँ तक राम-राज आपको झेलेगा उनका? आप गाँव घर में अनाज खा के पड़े रहेंगे तो वो आराम से सरकार चला पाएँगे। आप जागृति पाएँगे, शिक्षा पाएँगे, आप चीज़ें समझ जाएँगे, अपना हिस्सा माँगने लगेंगे। कितने करोड़ों से वो लड़ेंगे? किस-किस से लड़ेंगे? किस-किस की आवाज़ को दबाएँगे? तो उसका तरीका है कि छोटे बच्चे का ही पेटुआ दबा दो, बड़े आदमी का दबाना मुश्किल काम। तो शिक्षा से मार दीजिए, स्वास्थ्य से मार दीजिए, हक अधिकार से मार दीजिए। जो गाँव में रोज़ पिटेगा, वो आवाज़ ऊँची करना बंद कर देगा। जिसको पढ़ने को नहीं मिलेगा, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि उसको किसके लिए आवाज़ उठानी है। जिसके घर में लोग इलाज के लिए मर जाएँगे, वो अस्पताल का विरोध कहाँ कर पाएँगे? अगर अस्पताल में ठीक इलाज मिलने लगे और उसके बाद किसी का डेथ हो, तो लोग तांडव करेंगे कि कैसे मर गया? जब कुछ होगा ही नहीं तो जाएँगे कहाँ? आप प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाएँगे, अपना सोना-चांदी जो कुछ जोड़ के रखा है मटकी में, उसको गिरवी रख के इलाज कराएँगे, तो सरकार पे इल्ज़ाम कहाँ लगा पाएँगे? सरकार पे इल्ज़ाम तो तब लगाएँगे ना, जब आप जिला अस्पताल जाएँगे। आप अच्छी शिक्षा की आवाज़ तो तब उठाएँगे ना, जब आप सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे। जब सरकारी विद्यालयों में शिक्षा मिलेगी नहीं, आप प्राइवेट स्कूलों में जाएँगे, तो आप झगड़ा करेंगे, इस तरीके से फांसी लगाएँगे। सरकार की ज़िम्मेदारियाँ हल्की हो गई। आप सरकार का काम क्यों बढ़ाना चाहते हैं पाठक जी? अगर शिक्षा, स्वास्थ्य की ज़िम्मेदारी सरकार उठा लेगी, तो 25 करोड़ की जनमानस है उत्तर प्रदेश में। 25 करोड़ की ज़िम्मेदारी क्या योगी जी का राम-राज उठाने को तैयार है? अगर उठाने को तैयार है, तो आप बता दीजिए 10 साल में कितने सरकारी विद्यालय नए बने हैं, कितने कॉलेज नए बने हैं? और जिन मेडिकल कॉलेज का रोज़ हल्ला हो रहा है, उनके सोशल मीडिया पे जो वीडियो बनते हैं, कह देंगे वो झूठे हैं। ब्रजेश पाठक जी एक आदमी, एक अधिकारी, कर्मचारी की पोस्टिंग कराने की हैसियत नहीं रखते हैं इस सरकार में। वो क्या सर मैं आपको क्या स्वास्थ्य देंगे समाज को? सर मैं रोक रहा हूँ। एक चिट्ठी सोशल जी, मीडिया पे वायरल है जो बताया जा रहा है उस छात्र की लिखी है कि जी, मैं डीएवी पीजी कॉलेज में पढ़ता हूँ। आज मैं अपने साथ हुई ऐसे एक ऐसी घटना आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार के साथ ने मेरे साथ अपमानजनक व्यवहार किया। उन्होंने मुझे सबके सामने गालियां दी, बाल नोची और पिटाई की। मैंने सिर्फ गरीब और फीस न भर पाने वाले छात्रों के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन उसकी सजा मुझे इस तरह दी गई कि मेरी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिला दी गई। तब मैंने न्याय की मांग की तो कॉलेज प्रशासन ने पुलिस की बुला लिया। पुलिसकर्मी हरवीर, नंदकिशोर और विनीत से मुझे मदद की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने भी मुझे गालियां दी, मेरे आवाज दबाने की कोशिश की। इन सब की बातों और व्यवहार ने मेरी मानसिक स्थिति पर गहरा आघात पहुंचाया है। आज मैं इतना टूट चुका हूं कि मेरी ईमानदारी और कानून पर विश्वास डगमगा गया है। मैं खुद से सवाल कर रहा हूं, क्या सच्चाई के लिए आवाज उठाना गुनाह है? मैं अभी उस दर्द से गुजर रहा हूं। मैं झुका नहीं हूं, मैं टूटा नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले ताकि कोई और छात्र मेरी जैसी यातना न सके। अगर मेरे साथ कुछ होता है
या मैं खुद को खत्म करने की कोशिश करता हूं तो इसके लिए जिम्मेदार प्रिंसिपल प्रदीप कुमार, एएसआई नंद किशोर और कांस्टेबल तनवीर और विनीत होंगे। अब बताइए। पाठक जी, आज ये मेरी जो आपसे जो बातचीत ये हो रही है, चिट्ठी तो ये बता रही है साहब कि लड़का अपने जैसे गरीब छात्रों की आवाज उठा रहा था, और जैसा लड़का आरोप लगा रहा है कि जो आप भी कह रहे हैं कि पुलिस ने भी टीचर का साथ, प्रिंसिपल का साथ दे दिया। पाठक जी एक सवाल मन में आ रहा है, पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछिए सर। हमारे आपके घरों में बच्चे, हम उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि बेटा तुम फीस की, अपने खर्चे की चिंता मत करो। हम जैसे भी थोड़ा बहुत जो हमारी हैसियत है बस उसको समझो और उसमें मुझे मैनेज करने दो। तुम क्लास में जाओ, अच्छा क्लास वर्क करो। घर आओ, अच्छा होमवर्क करो, अच्छी पढ़ाई करो। और जो जीवन में बेटा मैं नहीं कर पाया, जो मैं तुम्हें दे नहीं पाया, उसको पाने का प्रयास करो। मैं तुम्हारी पढ़ाई में विघ्न ना पड़े इसका पूरा प्रयास मैं भी करूँगा। बस मेरी हैसियत को समझते हुए पढ़ाई पे ध्यान देना, बाकी चीज़ें ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर छोड़ देना। लेकिन मुझे सर जो समाप्त करने गरीब, दीजिए, पाठक जी बहुत मार्मिक है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक बच्चा अगर स्कूल में जाकर के अपनी फीस के लिए लड़ रहा है, दूसरों की फीस के लिए लड़ रहा है, तो इसके लिए कौन ज़िम्मेवार? अगर अगर सर शिक्षा सस्ती होती, शिक्षा की व्यवस्थाएँ होती, तो वो बच्चा आज पढ़ रहा होता पाठक जी, वो फीस के लिए क्यों लड़ता? क्यों उसके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ होता और क्यों वो आज बच्चा अस्पताल में पड़ा हुआ है 70% जला हुआ? क्या हम इस व्यवस्था को, शिक्षा तंत्र को, इस सरकार पे उँगली उठाने का भी अधिकार खो चुके हैं पाठक जी? नहीं नहीं बिल्कुल, अरे हम और सरकार आपका सच्ची तो शिक्षा काम है। की व्यवस्था नहीं हम कर सकती? बिल्कुल सर, ये तो ये पूरा की पूरी इस घटना ने योगी के राम राज्य की पोल खोल दी है। इस पूरी घटना ने योगी के राम राज्य के, योगी के सुशासन की पोल खोल दी है सर। ये हमने तो देखिए पाठक जी ऐसा है, अब यहाँ पे मैसाचुसेट्स और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हर बच्चा, हर माँ-बाप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता है, ना पढ़ा सकता है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि दुनिया में हर आदमी बराबर पैसे का, बराबर शिक्षा और बराबर ताकत का और बराबर खेती और बराबर ज़मीन और एक जैसे मकान के लायक हो जाए, ये भी नहीं होगा, ये भी हम और आप जानते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या हम ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है, उसको पाटा जा सके, कम किया जा सके? तो उसकी व्यवस्था होगी कैसे पाठक जी? शिक्षा महँगी करते जाएँगे तो जो पढ़ा सकता है वही तो पढ़ा पाएगा। तो क्या गरीब का बच्चा और गरीब सपना नहीं देख सकता पढ़ाने का? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक की शिक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जो विदेशों में पढ़ा सकता है पढ़ाए, स्वागत है भई, वो काबिल है पढ़ाए। जो बड़े शहरों में बड़े कोर्सेज़ में पढ़ा सकता है, पढ़ाइए, आप में क्षमता है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो बेसिक एजुकेशन की पैरामीटर की, क्या उसको इंश्योर करने की ज़िम्मेवारी सरकार नहीं निभा सकती 80 साल की आज़ादी के बाद? और मैं अच्छा यहाँ सर, नहीं रुक रहा हूँ पाठक जी, मेरी बात को समझिए। ये बाय डिज़ाइन है। सरकार उस पे ध्यान नहीं दे पा रही है या नहीं कर पा रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये डिज़ाइन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि सभी को शिक्षा और सभी को स्वास्थ्य देंगे, तो सब हक अधिकार माँगने लायक हो जाएँगे। इनको इतना अपंग रखिए, इनको भीड़ बना के रखिए ताकि इस तंत्र को पूरी तरीके से अपने कब्ज़े में चला करके जिस तरीके से चलाया गया है अभी तक, उसी तरह से चलता रहे। इनको कटेंगे, बटेंगे समझाइए, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ बनेंगे मत सिखाइए। इनसे सिर्फ वोट लीजिए और गाँव में सड़ने दीजिए इन्हें। अगर ये पढ़ लिख लेंगे, तो ये हमारी जगह ले लेंगे। फिर ये शिक्षा का तंत्र सँभालेंगे, तो हम क्या सँभालेंगे? ये उस चीज़ की लड़ाई है, ये डिज़ाइन है। मैं अच्छा सर, उस अंत तरफ में लेके जा रहा हूँ। आपकी बात सही है सर। एक अंत में एक सवाल कि क्या आपकी पार्टी के लोग उस परिवार के टच में अब आए हैं, जब ये दुर्घटना हो गई, अब ये बड़ी घटना है, आपका सांसद भी है मुजफ्फरनगर में। 1 मिनट दीजिएगा पाठक जी इस पे। मैंने बोला नहीं लेकिन आपने सवाल जब पार्टी पे किया तो 1 मिनट दीजिएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था पे, किसानों के अधिकार पर कितना जोर दिया, मैं कितना बोलूँगा, कोशिश करूँगा 1 मिनट में समराइज़ कर सकूँ।
गरीब आदमी थाने जाने से डरता है तो पुलिस घर में भेजने की व्यवस्था की है। आप डायल कीजिए 100, अब उसमें 12 नंबर जोड़ दिए गए हैं तो कुछ नया हो गया होगा, मुझे नहीं पता। अब 112 डायल करने से वो वाजपेयी नंबर हो जाता है। लेकिन वो जानते थे कि गरीब आदमी थाने से जाने से डरता है, तो पुलिस वाला मोटरसाइकिल पे घर जाएगा, तो वो किसान और गरीब कम डरेगा पुलिस से और बात पूरी कह सकेगा। बेटियों को साइकिलें दी हैं, 12वीं तक शिक्षा फ्री की है और जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आएँगे उनको लैपटॉप दिया है। पाठक जी, बाज़ार में जाने कितने जनसंचार और जन सूचना केंद्र खुले हुए हैं, जहाँ पे लोग फ़ोटोकॉपी, टाइपिंग और इस तरीके की दुकानें खोल के बैठे हैं। उन बच्चों ने उस लैपटॉप से पढ़ाई भी की और रोज़गार की व्यवस्था भी बनाई है। जब तक सरकार की सोच में ये नहीं होगा, अब हम सरकार में तो नहीं है, लेकिन फिर भी अखिलेश जी क्या कर रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं। कहीं से किसी गरीब छात्र को अगर वो पढ़ाई-लिखाई में अच्छा है, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, बेचारा फीस नहीं भर पा रहा है, उसके माँ-बाप उसके बच्चे को लेके संपर्क करते हैं, वो लखनऊ बुला के पैसा देते हैं, चेक देते हैं, पूरी फीस ही नहीं भरते पाठक जी, आगे की पूरी शिक्षा की ज़िम्मेवारी लेते हैं और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जिसको मेरी बात पे शक हो सोशल मीडिया पे सर्च करके देख ले, ऐसे हज़ारों उदाहरण मिल जाएँगे। विपक्ष के नेता हैं पाठक जी, सत्ता में नहीं है, क्या कर सकते हैं? जो चंदे का पैसा पार्टी के फंड में आता है, जो चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए है, उसी में से किसी गरीब की मदद करने की कोशिश करते हैं और जाने कितने सैकड़ों हज़ारों परिवारों की खास तौर से बच्चे की फीस की वजह से शिक्षा ना रुक पाए, उसको पूरी करते हैं और छोटे-मोटे जिलों से कोई सूचना आती है तो क्षेत्रीय नेताओं को बोलते हैं कि जाइए, उनकी मदद करके आइए और हमें सूचना दीजिए। तो इस केस में भी मैं इसको फ़ॉलो कर लूँगा पाठक जी। मैं तो 99% मानता हूँ कि समाजवादी कोई उनके घर अब तक पहुँच गया होगा और अगर नहीं पहुँचा है तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि समाजवादी पहुँचेंगे, उस परिवार की मदद करेंगे। लेकिन पाठक जी एक सवाल भी तो उठाने का हक दीजिए ना, कितने परिवारों का मदद कर पाएँगे हम एक विपक्षी पार्टी के तौर पे? 25 करोड़ की देश है, 25 करोड़ का प्रदेश है, कितनों की मदद कर पाएँगे? यहाँ लाखों हज़ार करोड़ का हर साल बजट आता है, पूरा खर्च नहीं होता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। आप लोग भी मेरे साथ मिलके वो आवाज़ उठाइए ना, कि जो बजट सरेंडर हो जाता है, वो शिक्षा विभाग में क्यों नहीं देते हैं? नए कॉलेज क्यों नहीं बनाते हैं? फीस क्यों नहीं कम करते हैं मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और ग्रेजुएशन की, ताकि गरीब का बच्चा पढ़ सके? सरकार इतनी ताकतवर चीज़ होती है पाठक जी लोकतंत्र में कि जो करिश्मा सरकार कर सकती है, किसी की हैसियत नहीं करने की। हम लोग अपनी हैसियत से बढ़ के प्रयास करेंगे, इसका आपसे वादा करते हैं, लेकिन जब तक सरकार में समाजवादी नहीं आएँगे, एक समाजवादी समाज की ना परिकल्पना कर पाएँगे, ना समाज के हर तबके को शिक्षा और स्वास्थ्य दे पाएँगे। तो हमारी तो लड़ाई ही पूरे जीवन की बचे शेष जीवन की यही है कि गाँव के आखिरी गरीब तबके को शिक्षा, स्वास्थ्य, मजबूती दे सकें, उसे जीने का एहसास दे सकें, अधिकार दे सकें, तब जाकर के सचिवालय, मंत्रालय पे दावा करने लायक हो पाएगा। नहीं तो 5 किलो अनाज में ऐसे ही पूरा जीवन कट जाएगा पाठक जी। बस यही चलिए कहना सर, चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उपदेश रहना जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें। कर्नल साहब, इस महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद पाठक जी।